ग्रेट। हे गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत आप सभी का अनअकैडमी के जीएसटी के इस अमेजिंग सेशन में। एक बार जल्दी से कंफर्म कीजिए whether we are live or not and whether the audio and the video is fine or not. हाय प्राप्ति, जतिन, मुकेश, श्रेयांश, कृष्णा, मौसम, सत्यम, मुकेश, फ्लेम अनअकैडमी के जीएसटी के इस अमेजिंग सेशन में एक बार तो ऑडियो वीडियो सही है। चलिए अब देखिए बाबू, इस सेशन को YouTube पे लेने का मकसद यह है, कई दिनों से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा पाऊं कि सर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, जो कॉमन पोर्टल होता है उस पर हम कैसे काम करते हैं। तो वो हम लोग अभी आपको लाइव दिखाने वाले हैं, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड, जो आपका रजिस्ट्रेशन चैप्टर है ये उसका लेक्चर नंबर 3 का पार्ट है। दिस इज पार्ट ऑफ 3, ठीक है। चूंकि ये यूट्यूब पे हो रहा है, यहां पे मैं आरएलआर नहीं करा रहा। हम लोग आरएलआर बाबू कर लेंगे। एक काम करते हैं, आरएलआर कर ही लेते हैं। स्टार्ट कर लें? नहीं, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे रहेगा, यूट्यूब पे रहेगा, आप चिंता मत कीजिए, यूट्यूब पे रहेगा। सारे बच्चे विक्की भाई के नाम पे हाय तो जोश। आइए, लास्ट क्लास में बाबू हम लोगों ने सेक्शन 24 कराया था। सेक्शन 24 बाबू होता है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, जो ये बोलता है कि अगर आप क्रिएशन के अंदर फंस जाते हैं। अब क्रिएशन क्या है? तो C स्टैंड्स फॉर CTP, R स्टैंड्स फॉर RCM, E स्टैंड्स फॉर 3 चीजें। एक तो ई कॉमर्स ऑपरेटर अंडर सेक्शन 95, जो खुद जोमेटो की बात कर रहे हैं। वो ECO जो TCS क्रिएट करता है अंडर सेक्शन 52, Amazon, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट। और वो पर्सन जो सप्लाई कर रहा है थ्रू ECO अंडर सेक्शन 52। ये डील करता है एजेंट, बट एजेंट बाबू तभी फंसेगा जब टैक्सेबल प्रिंसिपल हो एंड टैक्सेबल सप्लाई हो। टी आपको चैप्टर 14 में पढ़ना है, TDS चैप्टर 14। आई होता है इंटर स्टेट, बट इंटर स्टेट कौन सा? टैक्सेबल सप्लाई जो कर रहा है, एग्जाम सप्लाई नहीं, टैक्सेबल सप्लाई। वो आपको पढ़ना नहीं है। और इन डील करता है NRTP से। बट 24 ये बोलता है कि अगर आप क्रिएशन में फंस गए तो आपका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगा। वहां पर आप एग्रीगेट टर्नओवर चेक मत कीजिएगा, मैंडेटरी होगा। बट इंटरेस्टिंग है इसका एक्सेप्शन। सेक्शन 24 को हम पढ़ते हैं आइस के साथ। आइस क्या है? आइस बाबू एक्सेप्शन है टू सेक्शन 24। 1 सेकेंड। एक्सेप्शन टू 24, यहां पर आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन से माफी मिल जाती है, बट लिमिट बेस्ड रजिस्ट्रेशन यहां भी होता है। अब सर कौन कौन आता है? तो आई से आता है 2। याद रखिएगा, सर्विस पे सरकार मेहरबान है। तो अगर आप इंटर स्टेट सर्विस सप्लाई करते हो अप टू 20 लाख या 10 लाख माफ है। और अगर आप इंटर स्टेट गुड्स करते हो तो गुड्स में ना रेस्ट्रिक्टेड है ओनली नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए। जो CTP है उसकी माफी भी केवल नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए। और ई है, वहां भी 2 आता है। एक आता है अगर आप सप्लाई कर रहे हो थ्रू ECO, क्या? एनी सर्विस। बट अगर बाबू आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स थ्रू ECO, तो यहां पर ओनली इंट्रा
और मैंने बताया था कि कई सारे कंडीशंस और भी हैं, जैसे ये जो अनरिजिस्टर्ड पर्सन है ये एनरोलमेंट लेगा अपने पैन कार्ड एड्रेस के दम पे, इस आदमी को केवल एक ही स्टेट में काम करना है, इंटर सप्लाई नहीं कर सकता है गुड्स ईसीओ के थ्रू। ये सारी बातें मैंने बता दी थी। आगे फिर मैंने बोला कि जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले 23 में चेक करेंगे, अगर 23 फंस गए तो आगे चेक मत कीजिएगा, माफ हो गया। अगर 23 में नहीं फंसे तो 24 में चेक कीजिएगा, अगर इसमें फंस गए तो आगे चेक मत कीजिएगा, बट 24 के साथ आइस चेक कर लीजिएगा और अंतिम में आएगा 22। सिंपल। आगे फिर मैंने आपको सीटीपी और एनआरटीपी बता दिया था। सीटीपी डील करता है अगर आप किसी एक जगह रजिस्टर्ड हो, आप किसी दूसरे स्टेट में जहां पर आपका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, जहां पे आप ओकेजनल सप्लाई करते हो बट बिजनेस है कोर्स में, तो हम सीटीपी बोलते हैं। एनआरटीपी का फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस पूरे इंडिया में नहीं होता है, यह भी ओकेजनल होता है, बट यहां पे बिजनेस होना नहीं होना फर्क नहीं पड़ता है, एनजीओ को कवर किया गया है, इनको एनआरटीपी बोलते हैं। अब इनमें ना 5 सिमिलैरिटीज है, 5 ही सिमिलर। क्या क्या? इनको एडवांस रजिस्ट्रेशन लेना होता है कम से कम 5 दिन पहले, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इनको एडवांस टैक्स पे करना होता है एस्टिमेटेड बेसिस पे। जो रजिस्ट्रेशन पीरियड होता है वो या तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में लिखा होगा या 90 डेज जो भी लोअर होगा। इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो मैक्सिमम 90 दिन और, बट अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो अगेन आपको एडिशनल एडवांस टैक्स पे करना होगा। इन लोगों को कॉम्पो नहीं मिलता है और एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होती है, बट 4 डिसिमिलरिटी भी है। पहला, जो सीटीपी है वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, जो मैं अभी करके दिखाऊंगा, पैन बेस्ड। एनआरटीपी का नॉर्मल नहीं होता है, उसके लिए 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट ऑफ द एनआर, एक ऑथराइज सिग्नेटरी होगा जो कि एजेंट होगा और पैन कार्ड होगा उसके पास, वो अप्लाई करेगा। और अगर आप बिजनेस एंटिटी हो तो आपके होम कंट्री का जो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा वो देना पड़ेगा। नेक्स्ट, जो सीटीपी होता है आपका वो रिटर्न फाइल करता है 1 and 3B, एनआरटीपी फाइल करता है 5। सीटीपी में व्यापार होना मैंडेटरी है, एनआरटीपी में व्यापार होना मैंडेटरी नहीं है। और सीटीपी बाबू इंडिया में कहीं तो रजिस्टर्ड होगा, एनआरटीपी पूरे इंडिया में कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं होता है। इतना मैंने बाबू कल पढ़ा दिया था। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यह है आपका प्यारा कॉमन पोर्टल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें सर इसमें रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करनी है। तो अगर मैं पहले से रजिस्टर्ड हूं तो मैं लॉगिन करूंगा। अब हम लॉगिन तो है नहीं, हमें तो रजिस्टर करना है, नया पर्सन, तो हम चलेंगे रजिस्टर करने पे। तो आपको क्लिक करना पड़ेगा रजिस्टर पे, ध्यान दीजिएगा। अब आप कौन हो? आपको याद होगा कि एडवांस टैक्स को आप टेम्पररी रेफरेंस नंबर के दम पे कर सकते हो, बट आप तो पहली बार आए हो वेबसाइट पे ना। सपोज आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, तो आप कौन हो? क्या आप टैक्स पेयर हो? क्या आप टैक्स डिडक्टर? याद है सेक्शन 51 वाला जो चैप्टर 14 में पढ़ेंगे। टैक्स कलेक्टर ई कॉमर्स सेक्शन 52 वाला चैप्टर 14 में पढ़ेंगे। जीएसटी प्रैक्टिशनर सेक्शन 48 चैप्टर नंबर 15 में पढ़ेंगे। एनआरटीपी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो अभी हमने पढ़ लिया। यूनाइटेड नेशंस बॉडी मैं अब भी कराऊंगा प्लस क्लास पे, क्योंकि 1 घंटे का यूट्यूब होगा, फिर हम प्लस पे जाएंगे। तो ये यूनाइटेड नेशन कॉन्सेप्ट वहां पढ़ेंगे आज ही। और आपको याद है ये जो OIDR सर्विस वाला है, ऑनलाइन सर्विस क्लाउड वाला, वो हमें नहीं पढ़ना है। अब हम लोग बाबू टैक्स पेयर है। हम लोग कौन है? टैक्स पेयर। तो कई सारे हो सकते हैं, हम लोग पढ़ेंगे भी टैक्स पेयर का। तो अगर आप 22 के अंदर फंस गए, 24 के अंदर फंस गए, आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो,
आप कॉम्पो में जाना चाहते हो, सब लोग बाबू टैक्स पेयर में आएंगे। तो ये ना सरकारी है, सबसे कॉमन, सबसे पॉपुलर यही है। कौन कौन इसमें आ रहा है? आप सेक्शन 9 के अंदर हो, 10 के अंदर हो, वॉलंटरी हो, कैजुअल हो, सब यहीं पे आएगा। किस राज्य में? तो मानो दिल्ली में, तो आपको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन करना होता है। आप बस प्रैक्टिकली लिंक कीजिए जो क्लास में पढ़ाया गया है स्टेट वाइज। स्टेट बहुत बड़ा होता है, मानी ईस्ट दिल्ली। अब आपको पता है कि जो रजिस्ट्रेशन होता है वो पैन बेसिस पे होता है, पैन बेस्ड। अभी कुछ नोट नहीं करना है। अब देखिए, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं लीगल नेम एज मेंशन इन द पैन। तो आपको पैन कार्ड पे जो नाम होता है वो नाम डालना पड़ेगा। और अपना पैन कार्ड देना पड़ेगा। एवरीबडी विल से थैंक्स टू मनखुश MXLP K 3489F। और आपको पता है कि मैंने आपको पैन कार्ड को रीड करना सिखाया है कि जो इसका 4th डिजिट है P, इट स्टैंड्स फॉर पर्सन, इंडिविजुअल। और जो 5th है K, इट स्टैंड्स फॉर टाइटल का या सरनेम का पहला लेटर K। आगे आपको बाबू अपना ईमेल आईडी देना पड़ेगा। ईमेल आईडी, अब ईमेल आईडी मैं क्या दूं? ईमेल आईडी पहली बार में आपको बाबू ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों को अलग अलग ओटीपी आएगा। तो पहली बार जब आप डालेंगे तो दोनों को ना वेरीफाई करने के लिए ओटीपी अलग अलग आएगा। बट एक बार जो वेरीफाई हो जाएगा, फ्यूचर में आपको कॉमन ओटीपी दोनों पे आएगा। तो पहली बार आपको अलग अलग आएगा। ठीक है, मोबाइल नंबर मैं उसी का डालूंगा जिसका ये पैन कार्ड है। और अंतिम में इसको बोलते हैं कैप्शा। जिनको नहीं पता है, ये जो आपको लिखना है ना, इसको कैप्शा बोलते हैं। वन 49781। जैसा मैंने बोला, पहली बार बाबू आपको दो अलग अलग ओटीपी आएगा। आपको दोनों को अलग अलग वेरीफाई करना पड़ेगा। बट क्या हर बार ओटीपी अलग अलग आएगा? हर बार नहीं। जैसे मैं वेरीफाई कर दूंगा, उसके बाद से नेक्स्ट जब भी ओटीपी आएगा, कॉमन ओटीपी दोनों पे आएगा, मोबाइल नंबर पे भी, ईमेल पे भी। अब यहां पर ये ओटीपी है। अब देख लो सरकारी काम कितना जल्दी हो रहा है। ये बाबू 10 मिनट के लिए वैलिड होता है। तो पहले मैंने दोनों का डाल दिया ना, ध्यान दीजिएगा। प्रोसीड करने पे एवरीबडी, जिस फॉर्म का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं उस फॉर्म का नाम है, जो फॉर्म अभी हमने डाला ना, इसी फॉर्म का नाम है GST REG1। हमने कौन सा फॉर्म इस्तेमाल किया है? GST REG1। इसमें आपको मैंने कल हल्का सा बताया था कि दो पार्ट होता है। गेस व्हाट? यू सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो हमने बाबू इसका पार्ट ए कर लिया, और ये सब किताब में दिया हुआ है, डोंट वरी।
आपके पास ना एक टेम्पोररी रेफरेंस नंबर आएगा और जीएसटी के अंदर स्टैंडर्ड टाइम होता है 15 दिन का। तो जब भी आपको कोई काम करना होता है जो मल्टीपल पार्ट्स में है, तो पहला पार्ट कंप्लीट कर लोगे ना, दूसरा पार्ट करने के लिए कितना टाइम मिलता है? 15 डेज। तो आपने चूंकि पार्ट ए डाल दिया, आपको टेम्पोररी रेफरेंस नंबर मिल गया। ये मैं कॉपी कर लूंगा। Using the temporary reference number, you can access the application form from my saved application. पार्ट बी बाबू आपको 15 डेज, मैंने बोला ना 15 दिन। तो आज अगर 20th मई है तो 12th ऑफ जून तक आपको करना पड़ेगा। मैं यहीं पे प्रोसीड कर लूंगा। अब ध्यान दीजिए, जब आपने स्टार्ट किया था तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे थे। आपने अपना स्टेट, आप टैक्स पेयर हो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड सब डाला। अब पार्ट ए सबमिट हो गया। अब सीधा आ रहा है टेम्पोररी रेफरेंस नंबर, जो कि मेरे पास है, मैंने कॉपी किया हुआ है। एंड कैप्चा, मैं फिर बता रहा हूं, इसको हम क्या बोलते हैं? CAPTCHA, कैप्चा 365622। ये हो गया बाबू प्रोसीड। और जैसा कि किशन कुमार के साथ हमेशा होता है, लॉ कितना भी कॉम्प्लेक्स हो मैं तोड़ देता हूं, कैप्चा मुझसे ठीक से डलता नहीं है, इसीलिए मुझे ये सब पसंद नहीं है। यस, जैसा मैंने अभी बताया था कि पहली बार आपको ओटीपी अलग अलग आएगा, बट एक बार जब आप वेरीफाई कर लोगे तो फिर कॉमन ओटीपी आता है। अब ये कॉमन ओटीपी आ गया 6335523। यस, ध्यान दीजिए। तो आज 20th मई को मैंने क्रिएट किया फॉर्म नंबर GST RG1, एप्लीकेशन फॉर नया रजिस्ट्रेशन। एक्सपायरी होगा 12 जून को। अब ये ड्राफ्ट पे है, हम करेंगे एक्शन। अच्छा, कितना समय के अंदर मुझे पार्ट भी फिल करना है? 15 डेज के अंदर। अब ये आया पार्ट बी, जिसमें काफी टाइम लगता है, बहुत सारा डेटा देना पड़ता है। अब देखिए, न्यू रजिस्ट्रेशन, बाबू ध्यान दीजिएगा। इनफैक्ट मैं चाहूंगा इसका फोटो खींच लीजिए। इसका 15 दिन के अंदर 12 जून तक कंप्लीट होना चाहिए। अभी मैंने कोई डेटा दिया नहीं है ना। और अब देखेंगे तो सबसे पहले बिजनेस डिटेल, फिर प्रोमोटर कौन होगा। अब जब तक आप पहला फुल नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ेगा। बट पहले अपना डिटेल मैं डालूंगा, प्रोमोटर का सिग्नेटरी कौन है, रिप्रेजेंट कौन करेगा। भाई इससे प्रैक्टिकल क्या होगा? अगर एक स्टेट में मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो एक को प्रिंसिपल बोलेंगे और बाकी को एडिशनल बोलेंगे। आपको यह भी बताना होता है कि आप कौन सा गुड सर्विस डील करोगे मेजरली स्टेट का। अच्छा, आज हम बहुत आपको टाइम देंगे इस वर्ड पे, आधार ऑथेंटिकेशन। बहुत ज्यादा टाइम दूंगा आधार ऑथेंटिकेशन पे। आप सुनिए, लीगल नेम अपने आप आ गया, पैन कार्ड अपने आप आ गया। आप ट्रेड नेम अपने नाम पे रख सकते हो, आपको जो मन। तो जैसा मैंने जो अपना रजिस्ट्रेशन लिया है तो मैं सोल प्रोप्राइटर हूं, तो मेरा जो पैन कार्ड होगा वो किशन कुमार के नाम से है। बट जो मेरा ट्रेड नेम है ना वो KKC एडुटेक है। तो ट्रेड नेम आप जो मन करे, लीगल नेम एज पर पैन कार्ड होता है, बट जो ट्रेड नेम है इट कैन बी एनीथिंग। तो मानो MM एंड एसोसिएट एग्जांपल है। ये कौन है भाई? ये प्रोप्राइटर है।
फॉरेन नहीं है, फॉरेन नहीं है, गवर्नमेंट एच यू एफ, कुछ लोग एच यू एफ बना के बैठ जाते हैं टैक्स बचाने के चक्कर में। LLP, लोकल अथॉरिटी, पार्टनरशिप, कंपनी, हम है प्रोप्राइटरशिप, इंडिविजुअल। काफी है। दिल्ली अपने आप आ गया। बेटा 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 बेटा, आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ CTP? इससे ज्यादा अब जस्ट इमेजिन दिस, मैंने इसको बोला था कि क्लिक करना होता है, उसके नीचे है ऑप्शन फॉर कॉम्पो। अगर मैं CTP क्लिक कर देता हूं, जादू देखो, जैसे मैंने CTP क्लिक किया, आपको बताना पड़ता है कि रजिस्ट्रेशन कब से चाहिए और कितने दिन के लिए। अच्छा, एस्टिमेटेड सप्लाई एंड एस्टिमेटेड टैक्सेबिलिटी। मैंने बोला था कि जो टेम्पोररी रेफरेंस नंबर है उसके दम पे आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है। पेमेंट करने का तरीका होता है चालान के थ्रू। गेस व्हाट, चैप्टर नंबर 13 में मैं इसी तरीके से आपको फिर से यहां पे लाऊंगा और वहां पर ना मैं आपको एक क्लाइंट का डेटा लेकर, ऑल थैंक्स टू सी रवि, मैं आपको चालान जनरेट करा के दिखाऊंगा कि चालान कैसे जनरेट होता है पेमेंट के लिए। अभी वो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैंने CTP ले लिया तो क्या मैं कॉम्पो ले सकता हूं? जब देख रहे हो कॉम्पोजिशन बाबू क्लिक नहीं हो रहा है, कॉम्पोजिशन क्लिक नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि CTP वालों को कॉम्पो अलाउड नहीं होता है। ये सब ठीक है। कोई पहले से रजिस्ट्रेशन है तो बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं। आप सुनिए, मानो आप कहते तो नहीं हम CTP नहीं चाहिए, हम CTP नहीं है, हम तो कॉम्पो वाले हैं। हम CTP नहीं है, हम कॉम्पोजिशन वाले हैं। हा पढ़िए, फॉलोइंग टैक्स पेयर कैनॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पो स्कीम। पहला CTP, दूसरा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ISD फाइनल में, तीसरा अनदर टैक्स पेयर और एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एग्जिस्ट। अगर आप किसी और इसी पैन के दम पे कहीं और पे सेक्शन 9 में हो तो क्या आप कॉम्पो ले सकते हो? नहीं, कॉम्पो आप तभी ले सकते हो जब आपके उस पैन पे सारे कॉम्पो में हो। ठीक है। डी, रीजन इंटर स्टेट सप्लाई करते हो। ई कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू है। एफ, आपने डेटा नहीं दिया ठीक से या एसीजर वगैरह, तो इस तरह से ये लोग कॉम्पो ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप कॉम्पो ले रहे हो तो ये रेस्ट्रिक्टेड गुड्स का आइडिया है। वो कौन से रेस्ट्रिक्टेड गुड्स है? मैन्युफैक्चरर, बिप्टा, ब्रिक्स, आइस, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर। इसके अलावा आप होटल रेस्टोरेंट वाले हो, मैन्युफैक्चर हो अदर देन द मैन्युफैक्चर ऑफ बिप्टा, ये सर्विस वाला जो अब इतना डीप में नहीं, शेड्यूल 2 का पैरा 6 क्लॉज B, ये कुछ नहीं है, रेस्टोरेंट एंड केटरिंग है। और अदर सप्लायर में आपका ट्रेडर है। तो इस तरीके से बाबू आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। यानी सेम फॉर्म के अंदर CTP ऊपर मैंने दिखा दिया, कॉम्पोजिशन आप दोनों को ऑफ कर दीजिए, सिलेक्ट मत कीजिए, तो सेक्शन 9 ये सब इसी में आता है। जब ये सारा डेटा आप डाल देंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद से आपको बस ये करना होगा कि बाकी बस डेटा डालना पड़ेगा और आपका ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा समाप्त। समझ में आया? एक बच्चा कह रहा है एड्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बाबू। YouTube के साथ अभी मेरा रिश्ता इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है कि मैं YouTube को बोलूंगा तो वो ऐड ना दिखाएगा। बाकी जितना दिख रहा है, समझ में आ गया? नहीं, ये सब मैं कैसे डाल दूंगा? इसका सही में रजिस्ट्रेशन थोड़ी करवाना है।
नहीं नहीं नहीं, बस यहीं तक यहीं तक यहीं तक। इसे क्या ये प्रैक्टिकल है कि मैं आपको ये सब भी बताऊं? ये सब जैसा सा डेटा मांगता जाएगा अब वो डेटा डालते जाना। मैं आपको डेटा एंट्री डालने आया हूं क्या बाबू? डेटा एंट्री सिखाने? वो तो टाइपिंग करना है, टाइप तो आप कर ही लोगे। अब सुनिए, जब ये किस्सा हो जाएगा, प्रॉब्लम क्या हुआ ना, ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम क्या हुआ, इंडिया में फेक रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। और फेक रजिस्ट्रेशन इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि सरकार परेशान हो गया। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हे किशन, ये तो गलत बात है, अगर आप इतना फेक रजिस्ट्रेशन करोगे तो फिर तो टैक्स की चोरी होगी। तो सरकार ने सोचा कि हम इस फेक रजिस्ट्रेशन को कैसे रोकें। क्योंकि माइंड यू, पैन कार्ड लाना ना बाबू बहुत आसान काम होता है। पैन कार्ड को लेना, फेक पैन कार्ड बहुत आसान होता है। तो आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कर दिया है, बोला है लिंक करने को, इनकम टैक्स में आपको पढ़ाया जाएगा। आपने सुना होगा सरकार ने एक लॉ और बनाया, और क्या बोला कि चूंकि फेक रजिस्ट्रेशन बहुत होता है, आज के बाद से जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे उन सब में आधार ऑथेंटिकेशन कराना है। क्या कराना है? आधार ऑथेंटिकेशन। अब सुनिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है ये। आधार ऑथेंटिकेशन कैसे काम करता है? जब आप अपना पार्ट बी फाइल करते हो, सबमिट करते हो, गेस व्हाट, आपका एक इफेक्टिव डेट ऑफ एप्लीकेशन आएगा। पहले क्या होता था, सपोज 12 जून का ड्यू डेट है, अगर आपने 12 जून को ही कर लिया, सबमिट कर दिया, तो इफेक्टिव डेट हो गया। गवर्नमेंट अब ऐसा नहीं बोलता। गवर्नमेंट क्या बोलता है कि बाबू अब आप जब सबमिट करोगे ना तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना है। एंड गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर मानिए आपने सबमिट किया और आपने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट कर लिया, अच्छा बच्चा गंदा बच्चा, टेल मी वन थिंग, अगर सरकार कह रहा है कि भैया आप जब पार्ट बी सबमिट करोगे तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट करना है, तो अच्छा बच्चा सका बोलता है इन दैट सिनेरियो ना, जिस दिन आप आधार ऑथेंटिकेशन कराओगे इफेक्टिव डेट हम वो मानेंगे। यानी पहले आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है कि सर इफेक्टिव डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या मानेंगे। एग्जांपल, मानिए आपने पार्ट बी फाइल किया है, एग्जांपल ये 8 जनवरी को, ठीक है, केस नंबर 1, आपने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट कर लिया। सरकार ने आपको 15 दिन का टाइम दिया है आधार ऑथेंटिकेशन कराने के लिए। बहुत ही आसान तरीका होता है, मैं बता दूंगा। आपने आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली कर लिया विद इन 15 डेज, तो आपका इफेक्टिव डेट में क्या मानूं? सरकार बोलता है मान के चलिए आपने ये कर दिया सपोज 18 जनवरी, विद इन 15 डेज, तो आपका आधार ऑथेंटिकेशन 18 जनवरी को आप अच्छा बच्चा हो गए। सरकार बोलता है आपका इफेक्टिव डेट हम 18 जनवरी ही मान लेंगे। बट अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट कर लिया, बट सरकार इंतजार कर रहा है, आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया विद इन 15 डेज, तो क्या सरकार के पास और कोई काम नहीं है? सरकार केवल इंतजार करेगा? नहीं सर। तो गवर्नमेंट ये बोलता है कि अगर बाबू 8 तारीख को आपने सबमिट किया था, आधार ऑप्ट किया था, 15 डेज के अंदर नहीं करोगे ना,
तो जो 15th डे होगा वही आपका इफेक्टिव डेट होगा, 15th डेट। अब यहां पे क्या हो जाएगा, 23 जनवरी। एंड अगर आप इतने महान इंसान हो कि आपको एकदम लड़ने का मन है सरकार से, आपने आधार ऑप्ट ही नहीं किया। अगर आपने आधार ऑप्ट ही नहीं किया तो क्या सरकार आपको एक्स्ट्रा टाइम देगा? जैसे आपने आधार ऑप्ट कर लिया और फिर 15 डेज के अंदर नहीं कराया तो गवर्नमेंट 15 दिन इंतजार किया, 8 तारीख से लेकर 23 तारीख तक। बट अगर आपने आधार ऑप्ट ही नहीं किया तो सरकार बोलता है आपका इफेक्टिव डेट हम 8 जनवरी ही मान लेंगे, जिस दिन पार्ट बी फाइल हुआ था। तो 3 केस बनता है, 3 केस। इसमें एग्जांपल कराऊंगा। बेसिक सुनना है, बेसिक। कि पहले तो आपको यह पता करना है कि इफेक्टिव डेट ऑफ एप्लीकेशन माने किसको, केस 1, केस 2, केस 3 में। लिखने की जरूरत नहीं है, किताब में यह दिया हुआ है। एक एग्जांपल कर लें। एग्जांपल, अच्छा, आपको लग रहा है कि केस 2 गंदा बच्चा है और केस 3 भी गंदा बच्चा है। केस 1 और केस 2, केस 1 अच्छा बच्चा है, केस 2 केस 3 गंदा बच्चा है। बाबू ये ना लंबा प्रोसेस है, अभी अपने घोड़े को शांत रखेंगे, पहले एब्जॉर्ब करेंगे। जो जो मैं बोल रहा हूं अगर वो समझ में आ रहा है इट्स गुड। सारे जो मैं डाउट आपकी देख रहा हूं वो सब क्लियर हो जाएगा आराम से, ठीक है? धीरे धीरे सुनिए। ध्यान दीजिएगा, पेज नंबर है 9.9, प्रोसीजर फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अ न्यू पर्सन, वो सेक्शन 9 का हो, कॉम्पो वाला हो, रेगुलर वाला हो, सीटीपी हो या वॉलंटरी हो, वो रजिस्ट्रेशन के अप्लाई करेगा जीएसटी आरजी1 के लिए। अभी हमने देखा कौन पोर्टल पे, उसके 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है जब आप अप्लाई करोगे और दूसरा पार्ट है जो पीओ करेगा। पीओ की बात हम बाद में करेंगे, पहले अपनी बात करते हैं। जब आप अप्लाई करते हो तो जैसा मैंने दिखाया, जीएसटी आरजी1 का एक पार्ट ही होता है, एक पार्ट बी होता है। पार्ट ए में मैंने एप्लीकेंट ने अपना पैन कार्ड दिया, मोबाइल नंबर दिया, ईमेल आईडी दिया, स्टेट दिया, लीगल नेम दिया। जो लीगल नेम होता है एज पर पैन होता है। इस पैन को जो आपका कॉमन पोर्टल है, आपको दिखा नहीं बट वो ना ऑनलाइन जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स वाला, उनके पास भेजेगा। जैसे मैंने पैन कार्ड डाला कौन पोर्टल पे, ये वाला पैन कार्ड, जीएसटी वाले सीधे दौड़े अपने भाई के पास, अरे बड़े भैया इनकम टैक्स वाले भाई, तुम्हें बताइयो ये पैन कार्ड क्या सच में मनखुश का है? तो जो सिबिलिटी वाले हैं वो इसको वेरीफाई करेंगे और एक अलग अलग ओटीपी आएगा, सेपरेट ओटीपी, मोबाइल नंबर पे, ईमेल आईडी पे। ये सब आपके सामने दिखाया गया। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को हमने वैलिडेट किया अलग अलग ओटीपी से, और एक टेम्पोररी रेफरेंस नंबर आ गया जब हमने पार्टी फिल किया था, और ये मुझे बता दिया गया था। और इसकी जो वैलिडिटी है ये 15 दिन के लिए है। 15 दिन के अंदर आपको पार्ट बी फिल करना। पार्ट बी कौन सा है? ये है पार्ट बी। ये जो है, जो टीआरएन के बाद आता है, पार्ट बी है। सारा डेटा इसी में होता है। तो पार्ट ए सबमिट करने के 15 डेज का टाइम होता है पार्ट बी में। अब यहां पे आपको एडिशनल डेटा चाहिए, जैसे आप कौन हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो,
प्रोपराइटर हो, एलएलपी हो, एटसेट्रा। आप किस एरिया में फॉल करते हो सर्च करना पड़ता है, मिल जाता है। क्या आप कॉम्पो ऑप्ट करोगे 15 मिनट से बाद ना ये लॉग आउट हो जाता है। क्या आपको कॉम्पो ऑप्ट करना है? क्या आपको कैजुअल ऑप्ट करना है? प्रिंसिपल एंड एडिशनल, प्रिंसिपल एंड एडिशनल, ये इंपॉर्टेंट है। बैंक डेटा इसमें चेंज हुआ है, इसमें स्टार मारिए, स्टार। आपका पार्टनर डायरेक्टर कौन होगा, प्रोमोटर पार्टनर कौन होगा, सिग्नेटरी कौन होगा, और आधार ऑथेंटिकेशन। ना जब आप सबमिट करेंगे इस फॉर्म को तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन, ये मतलब आधार ऑथेंटिकेशन करना है। मुद्दा यह है कि जब आप सबमिट करोगे तो पीओ का काम स्टार्ट होगा, पीओ वेरीफाई करेगा। बट आधार ऑथेंटिकेशन करने में हो सकता है समय लग जाए। तो क्या केवल सबमिट करने से आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस पूरा हो गया? एवरीबॉडी, अगर मैंने पार्ट बी फिल कर दिया, मैंने आधार ऑप्ट कर लिया और पार्ट बी सबमिट कर दिया, क्या मेरा एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया? नहीं। सरकार बोलता है कि केवल सबमिट करने से काम नहीं बनेगा। अगर आपने आधार ऑप्ट किया है और आपने विद इन 15 डेज कर लिया है तो हम इफेक्टिव डेट मानेंगे जिस दिन आधार ऑथेंटिकेशन आपने सक्सेसफुली कर लिया। अच्छा बच्चा, बाबू थोड़ा सा जंप मारना पड़ेगा, प्लीज ध्यान रखिएगा। तो 9.10 पे डिटरमाइनिंग इफेक्टिव डेट ऑफ एप्लीकेशन, तीन ही केस बनेगा। अगर एप्लीकेंट ने ऑप्ट किया और आपने सक्सेसफुली कर दिया विद इन 15 डेज तो आप अच्छा बच्चा हो। तो गवर्नमेंट कहता है कि आपका इफेक्टिव डेट हम आधार ऑथेंटिकेशन का डेट मान लेंगे। बट आपने ऑप्ट किया, बट आपने 15 दिन कम होता है, बहुत होता है। तो सरकार बोला हम उससे ज्यादा वेट नहीं करेंगे, 15th डे को इफेक्टिव डेट मानेंगे। गंदा बच्चा, बाबू अच्छा बच्चा गंदा बच्चा में अंतर है, मैं पढ़ाऊंगा 10 मिनट बाद। और अगर मानो आपने ऑप्ट ही नहीं किया, एकदम चोरी और सीना जोरी, तो सरकार बोलता है बेटा हो तो तुम गंदे, बट चूंकि आपने ऑप्ट ही नहीं किया है तो हम आपको एक्स्ट्रा टाइम क्यों दे। हम आपका डेट ऑफ सबमिटिंग जीएसटी आरजी1 डाल देंगे। मुझे आंसर बताइएगा इलस्ट्रेशन 1 2 3 का। Everybody, Babu, please try it. One second. आपने बाबू सबमिट किया 15 फरवरी, ओके ठीक है। आपने ऑप्ट कर लिया और आपने विद इन 15 डेज कर लिया, तो विद इन 15 डे का मतलब हुआ आप अच्छे बच्चे हो गए। तो जिस दिन आपने आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट किया वही आपका इफेक्टिव डेट मान लेंगे। दूसरा, आपने ऑप्ट तो किया बट आपने 15 दिन के अंदर कर नहीं पाए। अब 15 डेज कम थोड़ी होता है, बहुत होता है।
तो सरकार बोलता है कि ना, आपका इफेक्टिव डेट 15th डे होगा, और अब गंदा बच्चा। और 15 डेट क्या है? 15 फरवरी का। तो मैंने बताया था 28 में से 15 हटा दीजिए, 13, तो 2 मार्च हो गया। और अगर आपने ऑप्ट ही नहीं किया, आप भी गंदा बच्चा, आपके लिए वेट नहीं करेंगे, 15 फरवरी रख देंगे। अतुल बाबू, वैसे मैंडेटरी है, अभी पूरा होने दो, अभी कंप्लीट मत, अभी रुकिए। क्या सारे बच्चे इसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? डेट ऑफ एप्लीकेशन में ना, मैं बाबू एक चार्ट बनाने वाला हूं। ये चार्ट काफी बड़ा होगा, लंबा चौड़ा चार्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बड़ा चार्ट, ये एक पेज में बनेगा, सुनिएगा ध्यान से। मैं कंप्लीट प्रोसेस विथ टाइमलाइन, बाबू इस चैप्टर में अगर कभी आपको मन करे स्टडी मैट पढ़िएगा, तोते उड़ जाएंगे बाबू, इसमें इतना टाइम्स है, टाइमलाइन है, 10 दिन, 7 दिन, 15 दिन, कई सारे हैं। मैं उन सबको एक पेज में लाने वाला हूं। आप लोग अपना एकदम फ्रेश पेज को लेंगे, नए पेज को उस पर डालेंगे। सुनिए, हॉरिजॉन्टल कर सकते हो। सपोज एक टैक्स पेयर है जिसको चाहिए रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। क्यों सर? हो सकता है वो लायबल है अंडर सेक्शन 22 या 24, हो सकता है वो वॉलंटी के अंदर हो, सेक्शन 9 का हो या सेक्शन 10 का हो, सिटी पे कोई भी हो सकता है। अच्छा, अब अगर उसको बाबू रजिस्ट्रेशन चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वो सबमिट करेगा पार्ट बी ऑफ सबमिट एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन पार्ट बी ऑफ जीएसटी REG 1। क्या हमने आपको इतना करके दिखा दिया कि आपको अगर अप्लाई करना है तो आप फॉर्म इस्तेमाल करेंगे GST REG 1 पार्ट ए, पार्ट बी। जब आप पार्ट बी डालेंगे तो आपसे पूछेगा आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। आपने बाबू आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट कर लिया, ठीक है। एंड आप एकदम हरिश्चंद्र के दोस्त यार, आपने न केवल ऑप्ट किया, आपने आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली चलो डन within 15 days of submitting part B of GST REG 1। ऐसे सिनेरियो में
सारे बच्चे मुझे बताएंगे इफेक्टिव डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या माना जाए। बच्चा बोला सही, तो बहुत ही बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है। अगर ये अच्छा बच्चा है, अगर ये अच्छा बच्चा है, तो जिस दिन इसने आधार ऑथेंटिकेशन करा लिया वो लेंगे। आगे बढ़े। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर कंपनी का क्या होगा। भाई वहां पे पढ़ेंगे, भाई वहां पे एमडी का करेंगे, वहां पे होल टर्म डेटा करेंगे, एचएफ होगा तो कर्ता का करेंगे। बाबू देखो, जिनको आगे जाना है आगे जाइए, बाकी बच्चे जो एकदम साथ साथ कर रहे हैं वो कंट्रोल में है ना। अब सुनिए, यहां पर बाबू आपका काम हो गया, यहां पर आपका काम हो गया। अब किसकी बारी आएगी? अब बारी आएगी हमारे पीओ की। आपने अपना काम कर लिया, आपने अपना काम कर लिया। अब पीओ को जब आपने एप्लीकेशन डाल दिया, अब पीओ का काम है। पीओ क्या करेगा? क्या पीओ तुरंत अप्लाई कर देगा, अप्रूव कर देगा? नहीं। ध्यान सुनिए, एक रैंकिंग होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इंडिया का जो रैंकिंग है वो 190 कंट्री में 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी, उसका रैंक देखिएगा कितना है, 142nd रैंक है। करंट में ये 63rd आ गया है। यानी जो इंडिया में व्यापार करने की मतलब ईज है, पूरे 190 कंट्री में पहले हम 142 नंबर पे थे, अब हम 63 नंबर पे हैं। अभी भी ज्यादा खुश नहीं होना है, बट इंप्रूवमेंट है। उसका एक कारण यह है, उसका एक कारण यह है कि जीएसटी जब बना तो सरकार ने क्या देखा ना कि जीएसटी ऑफिसर, सरकारी लोग कोई बहुत एफिशिएंट काम थोड़ी करते हैं, तो बहुत डिले हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला ए बच्चा ज्यादा रिलैक्स मत जियो। सरकार ने बोल दिया, सरकार मात्र 7 दिन, विद इन 7 वर्किंग डे, 7 दिन, हे हमारे पीओ, या तो बेटा आप उसको अप्रूव करो। पीओ शैल ग्रांट रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी REG 6। एंड आपको पता है, मैं ये फॉर्म आपको दिखा चुका हूं, जो चिंता देवी वाला, याद है चिंता देवी? देख, फॉर्म जीएसटी REG 6, तो ये आपका सर्टिफिकेट है। बट ऐसा हो सकता है कि पीओ को आपके एप्लीकेशन में कुछ कमियां दिख जाए, पीओ को आपके एप्लीकेशन में कुछ कमी दिख जाए। इनफैक्ट मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, कई बार तो जब पीओ के पास, प्रॉपर ऑफिसर के पास काम का बर्डन ज्यादा होता है, वो एवें, अब समय तो 7 दिन का है, तो वो क्या करते हैं, आपको एक नोटिस भेज देते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगने के लिए। तो या तो बेटा पीओ, 2 ऑप्शन है, या तो आपको ग्रांट करना पड़ेगा एप्लीकेशन, या आपको इशू करना पड़ेगा शो कॉज नोटिस। आपको पता है शो कॉज नोटिस क्या होता है? बेसिकली आप एप्लीकेंट से
एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगोगे, आस्किंग फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन या क्लैरिफिकेशन। आपको जान के अजीब सा लगेगा, कई बार इनका क्वेरी आता है, बिजली बिल रीडेबल नहीं है, दूसरा रेंट एग्रीमेंट रीडेबल नहीं है, कुछ भी मांग लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। अच्छा, अगर मानिए उन्होंने आपको शोकॉज नोटिस डाल दिया, आप क्या करोगे? अगर उन्होंने शोकॉज नोटिस डाल दिया, आपके पास बाबू टाइम है 7 दिन का, तो विद इन 7 वर्किंग डे, 7 दिन के अंदर, मैं छोटा लिख रहा हूं क्योंकि ज्यादा बातें लिखनी है, विद इन 7 डे applicant shall furnish required information, डिटेल्स। मैं एक बार रीड कर दे रहा हूं, जिनको वैसे दिक्कत आएगा। क्या लिखा है? एप्लीकेंट शैल फर्निश रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन या डिटेल। उसके बाद फिर कितना टाइम मिलेगा? गेस व्हाट? फिर 7 दिन। तो विद इन नेक्स्ट 7 वर्किंग डे अब ये फाइनल होगा। पीओ भाई साहब शैल, 2 काम, ईदर या तो भाई साहब आप ग्रांट कीजिए रजिस्ट्रेशन इफ सेटिस्फाइड, और अगर सेटिस्फाइड नहीं हो ना तो आप रिजेक्ट करो। बट एक रिस्क है कि घूस मांगे, पीओ घूस मांगे, एंड बाबू ये बहुत कॉमन हो गया है। घूसखोरी इतना बढ़ गया है, उत्तर प्रदेश दिल्ली में इतनी घूसखोरी बढ़ गई है कि अब जाके दिल्ली में जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उसने एक नंबर दिया है कि अगर किसी को लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है आपको, आप इस नंबर पर हमें बताइए। क्योंकि घूसखोरी ना बाबू रग रग में बस गया है। टैक्स पेयर भी घूसखोरी, सरकार का जो लोग है वो भी घूसखोरी। इमेजिन दिस, कितना इरिटेटिंग होता होगा कि मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूं और जो पीओ है वो पैसा मांग रहा है कि पैसा दो तब हम तुमको रजिस्ट्रेशन देंगे। ये पहले वैट वाले में होता था, जीएसटी में ना शुरुआत में नहीं होता था, अभी काफी बुरा कंडीशन हो गया है और मैं बताऊंगा क्यों हो गया है, उसका भी रीजन है। अच्छा, सरकार बोलता है अगर ये चाहे तो आपको रिजेक्ट कर सकता है, बट अगर रिजेक्ट करेगा ना तो बेटा आपको कंप्लीट रीजन बताना पड़ेगा कि आपने रिजेक्ट क्यों किया। तो अगर पीओ रिजेक्ट कर रहा है एप्लीकेशन आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजन इन राइटिंग, आपको लिखित में बताना पड़ेगा कि आपने क्यों रिजेक्ट किया। मुझे बताइए, ये प्रोसेस समझ में आया? प्रोसेस अब आप में से ना एक बच्चा बोला कि सर ये आधार ऑथेंटिकेशन कराने से, मैं बाबू अंतिम वाला लाइन फिर से बोल रहा हूं, अंतिम वाला लाइन रिपीट नहीं करूंगा, अंतिम वाला फिर से बोल रहा हूं। पीओ शैल ईदर ग्रांट रजिस्ट्रेशन इफ सेटिस्फाइड और रिजेक्ट एप्लीकेशन आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजन इन राइटिंग। कोई बात नहीं, अभी हम लोग प्लस पे नहीं जाएंगे, अभी यहां पे कंटिन्यू करेंगे। दूसरा, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने पार्ट बी सबमिट किया, आधार ऑप्ट किया, पर
15 दिन गुजर गए और आपने वेरी ऑथेंटिकेशन नहीं करा पाए। क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सोचिए, देखिए, आपने केस नंबर 2, ऊपर वाला था केस नंबर 1, सबमिटेड आधार ऑथेंटिक, सबमिटेड GST RG1 and opted Aadhaar authentication, but 15 दिन गुजर गए, आधार ऑथेंटिकेशन नॉट डन। टिल 15th day of submitting GST RG1। तो आपका मैं इफेक्टिव डेट क्या मानूं? मैं आपका डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या मानूं? बताइए, आपका मैं इफेक्टिव डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या मानूं ऐसे केस में? इफेक्टिव डेट, बच्चा बोला सर सिंपल तो है, अगर 15 दिन के अंदर नहीं किया तो इफेक्टिव डेट क्या मानेंगे? इफेक्टिव डेट मानेंगे हम 15th डे। और आप गंदे बच्चे अच्छे बच्चे, आर यू गंदा बच्चा अच्छा बच्चा? गंदा बच्चा। अब कितने बच्चों को मन में ये क्वेरी है कि सर ये अच्छा बच्चा गंदा बच्चा में फायदा नुकसान क्या है? ये तो बताओ। अच्छा बच्चा और गंदा बच्चा में व्हाट इज द फायदा, व्हाट इज नुकसान? तो सुनिए, अगर बेटा आप गंदा बच्चा हो, सरकार बोलता है ना हमको तुम पे शक है। सरकार क्या बोलता है? तुम रिलायबल पर्सन नहीं हो। सरकार बोलता है कि भैया आज के टाइम पे जब सबके पास आधार नंबर है, अब आधार वेरिफिकेशन नहीं करवा पा रहे हो। और बहुत ही सिंपल होता है, एक लिंक आएगा, क्लिक कीजिए, आधार नंबर डालिए, OTP डालिए, बल्ले बल्ले, फिर भी नहीं कर पा रहे हो। तो सरकार बोलता है ना तुम पे भरोसा नहीं है। एंड लॉ क्या बना दिया गया कि ऐसा पर्सन जो गंदा है, चूंकि हमको उस पर ट्रस्ट नहीं है, हम पहले उसका मैंडेटरी फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। उसके ऑफिस में जाएंगे, उसका ऑफिस देखेंगे, उसका ऑफिस है भी कि नहीं, व्यापार करता है कि नहीं, डॉक्यूमेंट सब ठीक है कि नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि अगर बेटा आप गंदा बच्चा हो, तो गंदा बच्चा का सबसे बड़ा नुकसान यह है मैंडेटरी साइट विजिट। साइट विजिट का मतलब होता है, इसको हम प्यार से बोलते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन। क्या बोलते हैं हम? और जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा ये कब होगा? ये होगा प्रायर टू रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन देने से पहले आपके ऑफिस में लोग पहुंचेंगे, सरकारी लोग, वेरीफाई करने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया कि कितना बड़ा नुकसान है? आपका लंबा खींच गया टाइम। वेरिफिकेशन होगा, साइट विजिट। क्या बोला मैंने? साइट। साइट मतलब होता है लोकेशन, तो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। अच्छा, अगर आप अच्छा बच्चा हो तो क्या यहां पर मैंडेटरी फिजिकल वेरिफिकेशन होगा? नहीं, नो नीड ऑफ मैंडेटरी फिजिकल वेरिफिकेशन। तो ऐसे सिनेरियो में सरकार के पास कितना टाइम है? 777 वाला चल रहा है। सरकार के पास 7 दिन है। अगर आपसे डेटा मांगेगा आपके पास 7 दिन है, और फिर पीओ फाइनल डिस्पोज करेगा 7 दिन। 777 777।
बट एक पॉइंट और है, अगर फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ तो क्या पीओ 7 दिन के अंदर सब काम कर देगा? वेरिफिकेशन भी, सारा सब कुछ 7 दिन के अंदर? जब वेरिफिकेशन नहीं था तो 7 दिन। तो पीओ ने बोला, हे सरकार, हमको टाइम बढ़ाओ, क्योंकि हमको तो फिजिकल वेरिफिकेशन करना है या करवाना है। तो सरकार ने बाबू टाइम बढ़ा दिया और क्या कर दिया, 30 डे कर दिया। कितना कर दिया? 30 डे। तो विद इन 30 डे पीओ शैल ईदर, सेम किस्सा, सेम कहानी, ग्रांट रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी आरईजी 6 और इशू शोकॉज नोटिस। सेम कहानी रिपीट हो रहा है, ऊपर वाला। फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन डिटेल्स, आपके पास अगर एडिशनल डेटा मांग दिया गया तो कितना टाइम मिलेगा आपको कितना टाइम मिलेगा रिप्लाई करने को? गेस व्हाट, सेम सब कुछ सेम चलेगा। आपके पास 7 दिन है। 7 दिनों के अंदर एप्लीकेंट शैल प्रोवाइड रिक्वायर्ड डिटेल्स, और फिर पीओ के पास कितना टाइम मिलेगा एक्शन लेने का? गेस व्हाट, सेम 7 वर्किंग डे। सेम पीओ क्या करेगा? पीओ शैल ईदर ग्रांट रजिस्ट्रेशन और रिजेक्ट एप्लीकेशन। आई बिलीव आपको एक कंफर्ट आ गया होगा कि अगर फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, आप गंदे बच्चे हो, यहां पर क्या 37.7 काम करेगा? 37.7। अभी मैं कोई भी इनोवेटिव डाउट नहीं ले रहा हूं, पहले भाई साहब प्रोसीजर समझिए, ठीक है? इनोवेटिव डाउट प्लस पे डाउट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है? ये प्रोसेस होना है, ये प्रोसेस 37.7 का। एंड लास्ट वाला मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? अगर आपने बाबू नॉट ऑप्ट किया, नॉट ऑप्टेड आधार ऑथेंटिकेशन, अच्छा बच्चा गंदा बच्चा, सही तो बहुत गंदा बच्चा है, इसका इफेक्टिव डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या मानेंगे? मैं कह सकता हूं, अगर आपने सबमिट किया जीएसटी RG1 एंड नॉट ऑप्ट किया, तो मैं डेट ऑफ सबमिशन मांगू? रिजेक्ट पीओ शैल ईदर ग्रांट रजिस्ट्रेशन और रिजेक्ट एप्लीकेशन। बाबू, अगर ये गंदा बच्चा है, क्या
गंदे बच्चे का मैंडेटरी फिजिकल वेरिफिकेशन होगा? गंदा बच्चा है तो, अगर ये गंदा बच्चा है, गंदा बच्चा, यस, तो गेस व्हाट, आपको ना दिमाग लगाना ही नहीं है, ऊपर वाला प्रोसेस कॉपी हो जाएगा, ऊपर वाला कॉपी हो जाएगा 37 वाला, तो केस 2 वाला केस 3 में कॉपी हो जाएगा। ये सारा खत्म। तो 3 केस बनता है, तीनों केस का मैंने आपको टाइमलाइन बता दिया। कोई डाउट है तो बताइए। वॉलंटरी, जैसे हो जाए डन बताइए। पहले इतना नोट कीजिए, पहले बाबू जो केस 1 है पहले उसको कंफर्म कीजिए। केस 2 और केस 3 सेम है, पहले केस 1 कंफर्म कीजिए, फिर नीचे का दिखाऊंगा। तो हम अज्यूमिंग केस 1 डन है, जिनका अभी तक नहीं हुआ है स्क्रीनशॉट 1 2 3 4 5। पहले केस 2 लिखिए, पूरा केस 2। वन टू थ्री फोर 5। अच्छा बाबू, आपको लगता नहीं है कि सर जो टाइमलाइन है, अगर पीओ कुछ नहीं करेगा तो, जैसे आप कह रहे हो कि 7 दिन के अंदर पीओ या तो रजिस्ट्रेशन देगा या शोकॉज नोटिस इशू करेगा, अगर नहीं किया तो एक रिस्क है कि नहीं? रिक्वायर्ड डेटा, एक रिस्क है कि नहीं कि जो पीओ है वो कुछ ना करे? सरकार बोलता है पीओ पुराना वाला कॉन्सेप्ट मत लगाओ, वैट वाला। अगर हमने आपको कुछ बोला है करने को और अगर आपने नहीं किया, गेस व्हाट, बहुत बड़ा बात है ये, हम डीम्ड अप्रूवल मान लेंगे। मतलब असेसी के फेवर में काम करेगा, टैक्स पेयर के। तो मानिए मैं ना स्टार डाल रहा हूं, स्टार। पीओ को बोला गया है या तो रजिस्ट्रेशन दो या शोकॉज नोटिस में इंफॉर्मेशन मांगो, आपने कुछ नहीं किया, हम डीम्ड अप्रूव्ड मानेंगे। ये 7 दिन पीओ को बोला गया या तो रजिस्ट्रेशन दो या रिजेक्ट कर दो एप्लीकेशन, कुछ नहीं किया, डीम्ड अप्रूव मानेंगे। गंदा वाला बच्चा, अगर गंदा वाला बच्चा है तो 30 डेज के अंदर या तो आपको रजिस्ट्रेशन देना है या नोटिस मांगना है, कुछ नहीं किया, डीम्ड अप्रूवल। और अगर ये 7 दिन के अंदर, मतलब इनएक्शन, अगर एज अ पीओ आप एक्शन नहीं करते हो, हम डीम्ड अप्रूवल मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम? डीम्ड अप्रूवल। आगे बढ़े, नहीं दिख रहा था मार दो ना भाई स्टार, इसमें क्या करना है, स्टार मारना है। और सारी बातें 40 में लिखी हुई हैं, डोंट वरी। चलिए,
हम लोग बाबू यहां पर स्टॉप करेंगे। इस कहानी को अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इस कहानी को हम लोग प्लस पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब एक बच्चा पूछा कौन सा स्टार, जहां जहां पर पीओ को एक्शन लेना है और पीओ वहां पे चुप रह गया तो गवर्नमेंट कहता है डीम अप्रूव मान लो कि पीओ को हम मौका नहीं देंगे कि भैया हम घूस खाना है तो हम चुपचाप बैठेंगे, नहीं, या तो एक्शन या तो ग्रांट कीजिए, नोटिस मांगिए, चुप नहीं बैठना है, इनएक्शन नहीं करना है, ठीक है। दैट्स इट बाबू। होप आपको ये जो पूरा प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर समझ में आया होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, जितने बच्चों ने स्टडी मैट में इसको करने की कोशिश करी है, आई विल सजेस्ट यू एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। बाकी बच्चे हम लोग 15 मिनट में प्लस पे मिलेंगे और इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। प्लस पे 5:30 पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 1 घंटे क्लास होगा प्लस पे, 1 घंटा, ठीक है। मिलते हैं प्लस पे। बाय बाय, गॉड ब्लेस, ऑल द बेस्ट। लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा।